अगर आज की ये शाम सुहानी न होती जी जी तो हर चाहत के पीछे कोई कहानी न होती। जी 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 कुछ तो असर है प्रतापपुर की राजनीति में हमारे लाल संतोष सिंह का, वरना प्रतापपुर क्षेत्र की जनता उनकी दीवानी न होती। बहुत सुंदर। लाल संतोष सिंह राजनीति में एक बहुत बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सक्रिय राजनीति से दूर नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? उस वक्त विधायक के द्वारा उनको कुछ सहयोग प्रदान किया गया था, परंतु जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी वो आज तक उन्हें प्राप्त नहीं। कहीं ना कहीं आपके भारतीय जनता पार्टी में भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि सर आप किस गुट के हिस्सा हैं? अच्छा, अभी मुख्यमंत्री समग्र में हर विधानसभा को 1 करोड़ रुपए की राशि मिली, प्रतापपुर को अछूता कर दिया। 10 साल से हाथियों का आतंक कुछ ज़्यादा है, तो उसके लिए आपने क्या पहल किया? मतलब हाथियों से मौत तो लगातार उतना ही हो रही है। देखिए, अब ये हाथी समस्या नहीं है। हाथी के साथ हमको अपने जीवन शैली को कैसे करना है, उनके साथ कैसे जीवन बिताना है, उसके लिए अभ्यस्त होना पड़ेगा। जहाँ भी कोल माइंस है वहाँ पे ACCL के द्वारा कुछ न कुछ विकास कराया गया। हमारा प्रतापपुर इससे उपेक्षित क्यों है? जनता को बताइए कि अभी तक प्रतापपुर जिला बनने के किस कगार पर पहुँचा? देखिए, बंसीपुर के उसमें TS सिंह और प्रेम साय जी ने कहा था कि हम अगर जीत के आते हैं तो जिला बनाएंगे। वाड्रफनगर के सभा में बोले थे, चंदोरा सभा में बोले थे, कई ऐसे जगह हैं जहां उन्होंने बोला था कि अगर हम जीत के आते हैं तो प्रतापपुर को जिला बनाएंगे। लेकिन ऐसा क्या ना बताया गया सर कि आपने माफी भी मांग करके गृह मंत्री से उस समय वापस भी आए? कोई माफी नहीं मांगे, कोई वो नहीं किया। चूंकि देखिए, मैं देख रहा हूँ सरकारी कार्यक्रमों को छोड़ करके विधायक जी का कोई भी कार्यक्रम अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें आप मुझे बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। क्यों? देखिए, तो मेल मिलाप में इतना कमी कैसे आ रही है? ऐसा कोई कमी कोई वो नहीं है। विधायक जी के साथ दौरे में बैकोना और इधर कार्यक्रम थे तो गया था मैं कई। अच्छा, प्रतापपुर जो है ना, प्रतापपुर 3 बड़े नेताओं के गुट में घिरा हुआ है। आप उनमें से सबसे फिट किस में महसूस करते हैं? नगर पंचायत के कामों को लेकर के वहाँ पर रोक लगा दिया गया है वहाँ के नेताओं द्वारा, तो सर ये क्यों इतनी गंदी राजनीति क्यों की जा रही है भाई? क्योंकि जनता के हित का पैसा है, उसको लगाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? जैसे बोलते हैं कि मैं ये काम ले आया, मैं वो काम। अरे सरकार के यहाँ से काम लाए हो तो विकास दिखना तो चाहिए। प्रतापपुर में क्या विकास दिखा? अध्यक्ष का जब हमने इंटरव्यू दिया था तो अध्यक्ष द्वारा कहा गया था कि वो तो सभी के सहयोग से, क्योंकि उसमें आपके भी तो पार्षद सम्मिलित थे, उनके ही सहयोग के माध्यम से तो दुकान का निर्माण कराया गया था। तब तक तो वो वैध था, और जैसे ये सत्ता में आए अपना नाम कमाने के लिए उसको अवैध बना दिया। मैं आपको क्या चंदा करके दुकान थोड़ी बनाओगे? बिल्कुल। अगर आप नगर पंचायत के लिए फिर 2 उसमें यात्री प्रतीक्षालय बने हुए थे, उसको तोड़ के आप दुकान बना दिए, ये कौन सा? लेकिन सर विकास है? एक नया आनंद फानंद में, लेकिन उसको उस समय ऐसा क्यों किया गया और उसको बनवाने का क्या प्रक्रिया है? आप सवेरे जाके उस रोड का निरीक्षण कर लीजिएगा और मेरा आपसे निवेदन है कि इसके साथ ऐड करके दिखा दीजिएगा कि उस रोड का काम चालू है। जी। और सर, कृषि महाविद्यालय के बारे में आपका क्या विचार है? कृषि महाविद्यालय प्रतापपुर में बनेगा। जब कुछ दिन बाद आपके फेसबुक पेज पर एक पोस्ट आता है कि झंडा उसी का उठाओ जो आपका फोन उठाए। सर, ये तर्क समझ में नहीं आया थोड़ा? वो सबके लिए एक मैसेज था, कार्यकर्ताओं के लिए भी था। हाँ। झंडा उसी का उठाओ जो आपका फोन उठाए, सबके लिए था। देखिए, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं आपका निशांत निश्चल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा दौरे मुलाकात का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारे एंकर कौशल दुबे जी, हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी जी और हमारे जो मेहमान का परिचय शायराना अंदाज में देते हैं हमारे गौरव गजल जी। तो गौरव गजल जी, आज हम किस मेहमान के पास जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्या है उनका परिचय, थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताने का कष्ट करें। धन्यवाद निश्चल जी। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है। तो निश्चल जी, आज हम प्रतापपुर राजनीति में जो अपना एक विशेष स्थान रखते हैं जी जी जी, और पूर्व में वे भाजपा मंडल अध्यक्ष के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं जी, जी। और वर्तमान में वे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं हमारे सूरजपुर जिले के। जी। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए
उनके व्यक्तित्व पर जो मेरी एक कविता है उसको मैं आप सभी के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ जी जी गजल जी। कि अगर आज की ये शाम सुहानी न होती जी जी तो हर चाहत के पीछे कोई कहानी न होती। जी 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 कुछ तो असर है प्रतापपुर की राजनीति में हमारे लाल संतोष सिंह का, जी जी। वरना प्रतापपुर क्षेत्र की जनता उनकी दीवानी न होती। बहुत सुंदर गौरव जी, जैसा कि हमारे गौरव गजल जी शायराना अंदाज में जो परिचय दिए हैं उनके व्यक्तित्व पे पूरा पूरा एकदम अच्छी तरीके से शूट कर रहा है ये। तो आज के हमारे मैं प्रायोजक की बात करूंगा, उज्ज्वल मोबाइल, जो कि बस स्टैंड मेन मार्केट में है और इसके प्रोप्राइटर हैं उज्ज्वल मित्तल जी और इनके पास विभिन्न प्रकार की मोबाइल कम रेट पे उपलब्ध है और मोबाइल से संबंधित सभी प्रकार की एसेसरीज उपलब्ध हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप वहां जाएंगे तो वहां पे मोबाइल जो भी डिस्काउंट होगा उसको करेंगे। और मैं अब बिना देर किए हुए सीधे लिए चलता हूं हमारे मेहमान के पास और देखते रहिए हमारा धमाकेदार इंटरव्यू। धन्यवाद। तो दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः दौरे मुलाकात कार्यक्रम में। जैसा कि हमारे मित्रों ने अभी मेहमान का परिचय करवाया है अपने शेर और शायरों के माध्यम से, जिस प्रकार से सभी मेहमानों का परिचय अपने इस अंदाज में दिया जाता है, आज भी उस मेहमान का परिचय उसी अंदाज में कराया गया है गौरव गजल जी के द्वारा। तो आइए, आज हमारे साथ में हैं श्री लाल संतोष सिंह जी, जो कि स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पर आपका। जनता का कुछ विशेष सवाल उनको लेकर के हम आज आपके बीच में आए हैं और उनके सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए आप जाने जाते हैं। उस जवाब को जनता आपके मुख से सुनना चाहती है। तो मैं सवालों की ओर चलूं, सबसे पहले आप भाजपा के सक्रिय राजनीति में कब से आपका आना हुआ, मतलब आप किस सन में? सबसे पहले तो आपके इस कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। दौराए मुलाकात जो चल रहा है जी, इस क्षेत्र के नेताओं का जो विचार है, जो बोलने का वो है, या जो विकास के लिए आप लोग जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत सराहनीय काम है। और उसके लिए मैं आपके चैनल को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग। साधुवाद आपका। और इसी प्रकार से देखिए, हमारा इस चैनल का उद्देश्य है कि हर जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाना और आपसे उनका जवाब जनता तक पहुंचाना, तो वही हम कार्य कर रहे हैं। और चलिए, तो आपने बहुत अच्छा एक छोटा सा संदेश हमारे लिए दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। लाल संतोष सिंह राजनीति में एक बहुत बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सक्रिय राजनीति से दूर नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत बड़ा चेहरा हूं कि नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता। मैं बस भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं और संगठन का निर्णय, जो भी संगठन के दायित्व है वो सर्वोपरि है। आज तक जो भी संगठन ने जिम्मेदारी दिया, दायित्व दिया, उसको मैंने बखूबी निभाने का प्रयास किया है। और आज भी मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। ऐसा कहीं नहीं है कि मैं सक्रिय राजनीति से दूर हूँ। मैं सक्रिय राजनीति में आज भी सक्रिय हूँ। और मैं अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत 93-94 से किया हूँ। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की पहली सदस्यता मैं 93 में, जब मैं बीए करके, कॉलेज करके वापस आया गांव में, तो 93 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। जब राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की 5 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, 356 लगा करके सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था, उसी से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और तब से आज तक राजनीतिक रूप से, पब्लिक के जनप्रतिनिधि के रूप में, ग्राम के उप सरपंच के रूप में, और फिर उसके बाद जनपद सदस्य के रूप में 3 बार 4 बार से, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में अनेकों पदों को सुशोभित किया था मैं। और आज भी संगठन की ओर से मेरे को मंडल अध्यक्ष बनाया गया, लगातार दायित्वों में रहा। आज मैं जिला के उपाध्यक्ष के पद पे हूँ और जो भी पार्टी दायित्व देता है निश्चित तौर पर उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपकी राजनीति जीवन, जैसा कि आपने बताया कि 1993 में आप राजनीति क्षेत्र में प्रवेश किए, इससे पहले मतलब आप किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते थे या पहला राजनीति का पड़ाव आपका स्टार्ट जो है भारतीय जनता पार्टी से ही हुआ? मेरा परिवार राजनीतिक रूप से, मेरा जो घर है पर्सनली, हाँ, वैसे मेरे चचेरे बाबा लोग जुड़े हुए थे और मेरे जो बाबा लोग थे वो भी पहले से जुड़े हुए थे। हाँ। लेकिन मेरे जो पिताजी हैं या चाचा लोग हैं, सभी लोग शासकीय कर्मचारी थे, इसलिए राजनीतिक रूप से कोई भी परिवार में नहीं था। मैं ही राजनीति
प्रथम बार ज्वाइन किया राजनीतिक रूप में और फिर मैं पूर्णतः राजनीति में ही सक्रिय रहा। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि आप जो है जनपद सदस्य के क्षेत्र में अजय योद्धा बने हुए हैं? लोगों का प्यार है ये, लोगों की सेवा करता हूं, जब जरूरत होता है, जहां पे भी जरूरत होता है मेरे को उपलब्ध पाते हैं। इसलिए इतना लोगों का मोहब्बत है, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का इतना वो है कि हर बार रिकॉर्ड वोटों से जिताते हैं। बिल्कुल। कहीं कोई मेरा प्रतिद्वंदी दूर दूर तक नहीं है। जनपद का जो चुनाव आपने लड़ा है, करीब कितनी बार आप चुनाव लड़ चुके हैं? मैं 4 बार लड़ा हूं, 3 बार जीता हूं, 1 बार हारा हूं और ये 5वीं बार मैं जनपद सदस्य अभी वर्तमान में हूं। अच्छा, तो अच्छा, जैसा कि अब थोड़ा सा इसका रुख बदलते हुए अभी मैं चलता हूं प्रतापपुर की ओर। प्रतापपुर में अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एक रिशु हत्याकांड जैसा मामला सामने आया था और उसमें काफ़ी सारा हंगामा भी हुआ और उन जो हत्यारे थे उनको जेल भी हुई और अभी सज़ा तो सुनाई नहीं गई है, परंतु जेल में है वो लोग। आप इस हत्या को कैसे देखते हैं? और उसके अलावा सरकार के द्वारा जो है 5 लाख की घोषणा की गई थी परिवार को सहायता राशि, परंतु आज तक वो सहायता राशि अभी तक उपलब्ध हुई नहीं है। हाँ, मैं इस बात को कैमरे में बोलना चाहूँगा कि उस वक्त विधायक के द्वारा उनको कुछ सहयोग प्रदान किया गया था, परंतु जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी वो आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रतापपुर क्षेत्र के लिए बहुत दुखद घटना था। हम सब लोग उससे बहुत आहत थे। बिल्कुल। और जितना त्वरित और जितना अच्छा कार्रवाई हो सकता था वो किए। और आपको बता दूं कि अभी कल ही हाई कोर्ट में भी उनका बेल रिजेक्ट हो गया है। जो आरोपी हैं उनका बेल रिजेक्ट हो गया है और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि दोबारा कोई इस तरीके के जघन्य अपराध न कर सके। रह गया बात जो 5 लाख रुपए का आप बात कर रहे हैं, विधायक जी हमारी बहुत ही दयालु हैं और वो हैं। तकलीफ के समय में था, फिरौती का बात उसका बात आया था तो कुछ उन्होंने सहयोग किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और जो घटना हुई उस घटना को तो, उस रिशु को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो आर्थिक सहयोग का बात था, निश्चित तौर पे घोषणा हुआ तो पैसा उनको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। अगर अभी तक नहीं मिला है तो उसके लिए प्रयास करेंगे, कहाँ रुका हुआ उसका पता कराएंगे। चलिए, इसके लिए साधुवाद उनको मिलना चाहिए। लेकिन अच्छा, एक बात और छन करके आ जाती है। अब आपके समय संगठन की ओर चलता हूँ। संगठन में बात ये निकल करके आ जाती है कि एक टाइम पे देखा गया था आमतौर पर कि कांग्रेस पार्टी गुटबाजी में लिप्त है पूरी तरह से। आज कहीं ना कहीं आपके भारतीय जनता पार्टी में भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि सर, आप किस गुट के हिस्सा हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गुट नहीं है, संगठन है। सब लोग अपने अपने दायित्व के साथ काम करते हैं और राजनीति क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होना कोई गुटबाजी नहीं होता है। प्रतिस्पर्धा, जितना खुल के प्रतिस्पर्धा होगा उतने अच्छे लोग छन के बाहर आएंगे और उतना अच्छा काम होगा। इसको गुटबाजी नहीं कह सकते आप। बिल्कुल। एक समय था कि पंच से लेकर राष्ट्रपति तक पूरे कांग्रेस के थे। वहां पे हो सकता है कि उसका आदमी है, इसका आदमी इस तरीके का। यहाँ जो भी हमारा कार्यकर्ता है, बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं सभी। बिल्कुल। आप बता दीजिए, मेरे फादर कोई राजनीतिक रूप से नहीं थे कि मैं कुर्सी पाया और बना। आज जो मंडल अध्यक्ष हमारे हैं, उनके पिताजी कोई राजनीतिक रूप से नहीं थे। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता कि उस गुट का कि इस गुट का। जो काम करेगा यहाँ वो आगे बढ़ेगा। इसी सिद्धांत पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है और इसीलिए कार्यकर्ताओं का केडर बेस पार्टी है। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री समग्र में हर विधानसभा को 1 करोड़ रुपए की राशि मिली, प्रतापपुर को अछूता क्यों कर दिया गया? प्रतापपुर को भी मिला है। निश्चित तौर पे सूची आई थी, शायद है जमा करने में या एस्टीमेट टीएस कराने में कोई दिक्कत हुआ होगा, नहीं तो 1 करोड़ रुपए सभी विधानसभाओं को दिया गया है। चूंकि प्रतापपुर 2 जिले में विभक्त है तो यहाँ प्रतापपुर के लिए 50 लाख की राशि आई होगी, 50 लाख बलरामपुर जिले में गया होगा। हर विधानसभा के लिए देखिए, जो मुख्यमंत्री समग्र विकास या प्राधिकरण या परियोजना इस टाइप के जो बनते हैं योजना, वो पूरे छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए बनते हैं और उनको बता दिया जाता है कि आप इतने का अमाउंट भेज दीजिए, प्रस्ताव भेज दीजिए, और वो प्रस्ताव जाता है। विधायक जी की तरफ से प्रस्ताव गया है, सूची भी कुछ आई है जनपद में और निश्चित तौर पर उसके यश आएंगे, स्वीकृति आएंगे और आचार संहिता से पहले पहले आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आता है कि अभी हम लोग जब आ रहे थे आपके
आपके साथ खास बातचीत करने के लिए। तो हमें रास्ते में ऐसा भय महसूस हुआ कि यहाँ तो हाथी प्रभावित क्षेत्र है और आप जिस जनपद क्षेत्र के आप पदाधिकारी हैं, उस क्षेत्र में हाथियों का दबदबा जो आतंक है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति पर है। लेकिन आप पहले भी सत्ता में रहे, आज भी आप सत्ता में हैं। चलिए मैं 5 साल को बैक कर लेता हूं, लेकिन आप करीब 15 साल से हैं और 10 साल से हाथियों का आतंक कुछ ज़्यादा है। तो उसके लिए आपने क्या पहल किया? मतलब हाथियों से मौत तो लगातार उतना ही हो रही है। देखिए, अब ये हाथी समस्या नहीं है। हाथी के साथ हमको अपने जीवन शैली को कैसे करना है, उनके साथ कैसे जीवन बिताना है, उसके लिए अभ्यस्त होना पड़ेगा। यही नहीं, कई राज्य ऐसे हैं जहां काफी हाथी प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल है, असम है, इधर कर्नाटका है, केरला है, कई ऐसे राज्य हैं जहां काफी हाथी संख्या है और वहां के लोग भी मतलब लगातार उनके साथ कैसे जीवन यापन करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। रह गया बात कि इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या वो है, जनहानि मत हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे एक बार हम लोग कांग्रेस सरकार में यही प्रताप धर्मपुर बैरियर पे चक्का जाम किए थे, वो किए थे। उस समय में बात हुआ था कि जहां जहां हाथी निकलने के पॉइंट्स हैं, सोलर लाइट लगा जाए, सोलर फेंसिंग किया जाए और इस तरीके की योजनाएं, जैसे इस मेन रोड पे अंबिकापुर प्रतापपुर मेन रोड में 3 मीटर का ट्रेंच खोद के चैन वाला, ताकि हाथी इधर मत क्रॉस हो। इस तरीके की मांगों को लेकर के हम लोगों ने चक्का जाम भी किया था और उसी के बाद से आप देखेंगे जंगल किनारे किनारे कई जगह सोलर लाइट लगे हुए हैं ताकि जनहानि रोका जाए। दूसरा चीज, सोलर फेंसिंग जो वायर का है, अभी विधायक जी उस दिन भी बताई थी कि प्रतापपुर शहर जो है उस पे चारों तरफ से सोलर फेंसिंग होना है, लेकिन पहले भी हुआ है कई जगह। मेरा आपके दर्शकों से भी ये निवेदन है, जब तक इसके लिए हम जागरूकता नहीं लाएंगे लोगों में, बहुत सारे तारों को क्या किए लोग चुरा के ले गए, खींच के ले गए। तो जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे कि हमारी संपत्ति है, हमारे लिए लगा है, हमारी सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, और अगर इस तरीके का चुराएंगे तो कितना भी कर लेंगे वो पूरा नहीं हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो। लेकिन इस चीज को हमको, आपको एक आम नागरिक होने के नाते इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये चीज हमारे लिए लगा है, ये हमारी संपत्ति है, इसको बचाना है। अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसको रोकना भी पड़ेगा। बिल्कुल, तभी हम हाथी को रिहायशी इलाकों में आने से रोक सकते हैं। जंगल की स्थिति कमजोर होते जा रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, आदमी बढ़ते जा रहे हैं, तो हाथी भी कहां जाएंगे। लेकिन उनके साथ हमको जीवन यापन करना है, उनको डिस्टर्ब न करें। तो शांति प्रिय हाथी जितना शांति प्रिय जानवर है, मैं समझता हूं कोई नहीं है। मतलब आपका कहीं ना कहीं यह भी बात छन करके आ रही है कि हाथियों के साथ जीना सीख लेना चाहिए आदमी को, निश्चित तौर पे। और रह गया बात तैमूर पिंगला, और उसको हम लोग हाथी रिजर्व के रूप में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाथी इतना बड़ा जानवर है, उनका इतना भोजन है कि एक निश्चित समय के बाद वहां भी भोजन समाप्त हो जाएंगे, जैसा कि रांची के बेतला पार्क में हुआ। बिल्कुल, और मजबूरन छोड़ना पड़ा हाथियों को। वो स्थिति यहां भी आ सकती है। तो हाथी के साथ ही मनुष्य को रहना पड़ेगा, और आज नहीं, वो सदियों से चले आ रहे हैं और उसको पालन करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि जंगलों की कटाई हो रही है, तो उस जंगलों की कटाई पर भी तो रोक लगना चाहिए ना सर? निश्चित तौर पर रोक लग रहा है, कार्रवाई हो रहा है। आप अभी देख लीजिएगा, यहाँ पूरा इंक्रोचमेंट था, पूरे इंक्रोचमेंट खाली करा दिए गए। हर साल लाखों पौधे लग रहे हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, साथ में कैंपा मद और उसके मद के द्वारा जंगल के बीच में पानी और उनके भोजन का व्यवस्था करा रहे हैं, ताकि हाथी कम से कम संख्या रिहायशी इलाकों में कम से कम आए। कई जगह आप ऐसा देखेंगे बांध बनना और वो चालू हो गया है। साथ में अभी तैमूर पिंगला को हम लोग टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट और वो भी घोषित किए हैं, ताकि हाथी अभयारण्य के रूप में उनको बनाया जा सके। अच्छा, मैं ये सभी से ये प्रश्न लगातार कर रहा हूँ कि आज देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कि पहाड़ी इलाकों को भी ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में आमतौर पर कि उसको पहाड़ों को भी जंगल, जो कि फॉरेस्ट की जो भूमि है, फॉरेस्ट के द्वारा उसको बढ़िया पौधा तैयार किया गया, उसको भी लोग खेती करना शुरू कर दिए। उस पर कुछ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं कि भाई वो रोक लगना चाहिए उस पर? देखिए, जैसा कि मैं आपको क्या बोला कि आदमी की संख्या बढ़ रही है, जमीन तो उतनी ही है, हाँ, परिवार बढ़ रहा है, लोग चोरी छुपे कुछ ना कुछ इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, और लगातार फॉरेस्ट वालों के द्वारा
कार्रवाई भी की जा रही है। आपको याद होगा पहिया खुंसी तरफ भी किए थे कुछ इंक्रोचमेंट, वो भी खाली कराया गया। इधर भी हम लोगों की तरफ भी जो भी इंक्रोचमेंट है लगभग सभी को प्रयास कर रहे हैं कि खाली हो जाए, और उसके लिए सख्ती से भी पालन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बोल दिए और ऐसा, सख्ती से पालन करना पड़ेगा। मतलब कार्रवाई भी हो रही है, पीवार भी हो रहा है, FIR भी हो रहा है, जो भी हो जा रहा है जंगल को बचाने के लिए। एक पॉलिसी जो लाए थे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गांव में उसकी गलत फहमी है, उस चीज को हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो वन अधिकार पट्टा, उनको ये समझाना था कि 2005 से पहले का जो इंक्रोचमेंट है उसी का पट्टा मिलेगा। लोग ये सोचे कि पट्टा बांट रहे हैं तो अभी का भी मिलेगा। ये गलतफहमी पब्लिक में जो गई थी, चूंकि शिक्षा का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभाव है, लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है, जो गांव क्षेत्र में वनवासी क्षेत्र में रहते हैं। इस चीज को हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पट्टा बनना था वो बन गया। अब आप जंगल को सुरक्षित रखिए, जंगल को मत काटिए, आने वाले पीढ़ी के लिए इसको सुरक्षित रखिए। बिल्कुल, ये और ये संदेश जन जन तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि ये 2005 से पहले का जिसके पास है उन्हीं के लिए ये नियम लागू हुआ था। अभी की स्थिति पर ये वर्तमान में ये लागू नहीं होता है, क्योंकि सर मैं आए दिन रोज़ जो है शिवपुर का जाता हूँ भोलेनाथ का दर्शन करने, पूजा करने। वहाँ पे रोजाना लकड़ियाँ कट रही हैं दनादन दनादन, मतलब पूरे पहाड़ उजड़ गए हैं। ये समझ लीजिए स्थिति ऐसा आ गई है कि वो काट करके उसमें रहर और उसका सरसों की खेती की जा रही है। मैंने उसको ग्रुप में भी डाला, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला, मैंने कार्यवाही की मांग भी की, परंतु अभी हमारे कोई भी अधिकारी का वो उस पर नज़र नहीं गया है। इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि आपके द्वारा कि अधिकारियों को टाइट किया जाए और उस पर कार्यवाही किया जाए। निश्चित तौर पे अब संज्ञान में ला दिए हैं, मैं कल ही बात करूंगा उस पर। अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई भी होगा। साथ में जंगल को बचाने के लिए जो मोदी जी ने एक योजना लाई, उज्ज्वला योजना, हर घर तक, हर गांव के लोगों तक आज गैस सिलेंडर उपलब्ध है, और जंगल कम कट रहे हैं, जलावन और उसके नाम पे जो लाखों पेड़ों का बलि चढ़ जाता था, आज उसमें निश्चित तौर पे कंट्रोल है। और अगर कहीं पे खेती के लिए इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इस तरीके का अगर संज्ञान में आप अभी बात ला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कल ही रेंजर साहब से उनसे बात होगा, उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अब जिस जगह पे रहते हैं, ये आपके गाँव से ही घिरा हुआ पूरा कोयला खदान, कोल माइन से पूरा है ना, यहाँ पे प्रायः देखा जा रहा है कि जहाँ भी कोल माइंस है वहाँ पे ACCL के द्वारा कुछ न कुछ विकास कराया जाता है। हमारा प्रतापपुर इससे उपेक्षित क्यों हो रहा है? देखिए, उपेक्षित नहीं है, उसमें जो दो मद है, एक तो DMF में जो जाता है वो है, साथ में एक CSR मद है। CSR मद में जो क्षेत्र की समस्याएं, जो मांग होती है, जैसे पानी है, बिजली है, स्कूल है, इस तरीके का जो मांग रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे उस पे काम होता है। उसके लिए 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर का दायरा तय रहता है कि इतने के अंदर में काम होंगे, और वो फंड कलेक्टर के द्वारा रिलीज किया जाता है। और DMF मद है, DMF में निर्माण कार्य वो बहुत सारे हो रहे हैं, अभी भी बहुत सारे स्कूल बिल्डिंग और CC रोड पुल पुलिया के आए हैं सूची, कुछ सैंक्शन भी हुए हैं। स्कूल बिल्डिंग जहाँ नहीं थे वो सैंक्शन भी हुए हैं DMF में, और सूची अभी DMF का आया भी है, कुछ कुछ प्रस्ताव गए हुए हैं यस के लिए, वो है। और CSR मद में जहाँ जरूरत है होता है काम। अच्छा सर, प्रायः आप ये देखे होंगे ना कि आज प्रतापपुर कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में अभी भी थोड़ा कम है। आज जो बच्चे हैं कुछ अंबिकापुर वगैरह जा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं पर्सनल वाहनों से। क्या DAV जैसे बड़े स्कूल यहाँ पर नहीं खोले जा सकते ACCL के माध्यम से, जैसे और जगह और तर्ज पर जो है कि चलाया जा रहा है? देखिए, DAV स्कूल ACCL अपने एम्प्लॉइज लोगों को पढ़ाने के लिए, साथ में पब्लिक जो भी पढ़ना चाहती है, ठीक है, वो उनका टाई अप है, बिल्कुल, उनके बच्चों को हॉस्पिटल भी होता है, जहाँ कॉलोनियाँ उनकी हैं वहाँ पे वो खोले हैं। और GM ऑफिस के अगल बगल जरही में कॉलोनी है, जरही में DAV स्कूल है, है और यहाँ से 15-16 किलोमीटर की दूरी है DAV स्कूल। और एक DAV मॉडर्न स्कूल जो हम लोग खोले थे भाजपा के सरकार में, उसको भी DAV ने लेके संचालित कर रही है कनक नगर में जो है। तो निश्चित तौर पे वो जो मॉडर्न स्कूल खोलने का टारगेट था, जहां शिक्षा का अभाव है, जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां खोलना था, और उसके देखरेख के लिए DAV ने उसको टाई अप किया और DAV चला रही है उस स्कूल को। तो सर इसका जो है, ये आप जो अभी कनक नगर वाली स्कूल का बात किए सर, वो तो मतलब एक तरह से मतलब मैं इसको मान के चलूँ कि वो तो भेंट चढ़ गया, क्योंकि वो स्कूल का मतलब मैं कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। क्योंकि आज के समय जब आप खोले थे, जो प्रतापपुर में संचालित हो रही थी, उस वक्त उसकी कुछ और व्यवस्थाएं थी, और आज जहाँ पे वो स्कूल है, आज वहाँ पे स्थिति मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं आने वाले 1-2 साल के अंदर वो बंद होना चाहिए।
बंद तो नहीं होगा। डीएवी स्कूल, चूंकि डीएवी चला रही है उसको, बिल्कुल, और डीएवी स्कूल एक पूरे इंडिया लेवल पे बहुत अच्छी संस्था है और वो चलेगा। उसका नामकरण पहले मॉडर्न करके था, मॉडल, और अब हो गया है मुख्यमंत्री डीएवी। हाँ ठीक है, वो चूंकि अब वहाँ संचालित है कनकनगर। उसका उद्देश्य यही था कि जहाँ बहुतायत संख्या में आदिवासी हैं, जहाँ का थोड़ा शिक्षा स्तर कम है, वहाँ पे उसको खोला जाए। इस हिसाब से मॉडल स्कूल खोला गया था। चूंकि विकासखंड स्तर पे अनेक स्कूल रहते हैं, शहरी क्षेत्र है, इसलिए गांव में उसको खोले थे कि अच्छा शिक्षा लोगों को मिल सके, और हॉस्टल फैसिलिटी के साथ भी खोलने का था। लेकिन किन्हीं कारणों बस वो संचालित नहीं हो पाया। इसलिए चूंकि अब बिल्डिंग बनी हुई थी, वो थी, तो डीएवी को दिया गया उसको संचालन के लिए। और आज भी वहां मेरे जो जानकारी में है 500-600 बच्चे पढ़ते हैं। सर, पिछले वर्ष जब आपके संगठन का, जिला संगठन का जब चुनाव हो रहा था, उस वक्त थोड़ा सा मार्केट में, शहर में, गांव में ये चर्चाएं थी कि लाल संतोष सिंह को हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनते हुए देख सकते हैं, परंतु उस वक्त भी संगठन ने आपको मौका नहीं दिया। इस बारी फिर अभी होने वाला है, जैसा कि मेरे को जानकारी है कि कुछ दिन बाद संगठन का फिर चुनाव होगा, तो क्या इस बार आपको वो पद प्राप्त हो सकता है? देखिए, मैं जैसा कि शुरू में ही आपको मैं बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जो भी संगठन मेरे को दायित्व देगी उसका मैं निर्वहन करूंगा। और पिछले बार या इस बार, वो भविष्य की बात है, जो संगठन बोलेगा वो करने के लिए तैयार हूं। रह गया बात जिलाध्यक्ष के दावेदारी का, पिछले बार मेरे द्वारा कोई दावेदारी नहीं किया गया था। कार्यकर्ताओं के, मेरे समर्थकों के द्वारा कहीं बात रखा जाता है, अभी भी रखा जा रहा है कि भाई जिलाध्यक्ष बनिए, वो बनिए। संगठन जो चाहेगा वो बना देगा, वो करेंगे। संगठन के हिसाब से हम काम करने वाले लोग हैं। उम्मीदवारी अभी भी आपकी नहीं है? कोई, देखिए, भाजपा संगठन में यही चीज है कि कोई उम्मीदवारी कोई वो नहीं होता है। संगठन जो तय करता है। अच्छा। और कार्यकर्ता जो बैठते हैं, वरिष्ठ लोग जो बैठते हैं, कोर कमेटी बनती है, या जो एक चुनाव प्रक्रिया प्रणाली चल रही है हमारे यहाँ, जैसे अभी प्राथमिक सदस्य, सक्रिय सदस्य, बूथ स्तर तक के चुनाव हो गए। आज बूथ स्तर का चुनाव का लास्ट डेट था। बूथ अध्यक्ष से लेके पन्ना प्रमुख से लेके बूथ कमेटी तक का गठन हो गया। अब आने वाले दिन में मंडल का चुनाव होगा, मंडल स्तर का होगा, उसके बाद जिला स्तर का होगा। तो अब उसके लिए जिसको संगठन या जो कोर कमेटी तय करेगी, या चुनाव होगा, जैसा भी होगा, आने वाले समय में देखा जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए, जिला बनाओ संघर्ष समिति, एक जो अभी प्रतापपुर वाड्रफनगर को मिला करके बनाई गई है, उसके आप सदस्य हैं, और जनता को बताइए कि अभी तक प्रतापपुर जिला बनने के किस कगार पर पहुंचा है? देखिए, जिला प्रतापपुर जिला उत्तर सरगुजा के नाम में हम लोगों की काफी पुरानी मांग है। 1992 में जब दिग्विजय सिंह सरकार थी, तब भी हम लोगों ने उत्तर सरगुजा मांग को लेकर के काफी आंदोलन किया था उस समय से, और निरंतर वह मांग चली आ रही है। प्रतापपुर रियासत काल से राजधानी रही है। प्रतापपुर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति या अपने चारागाह के रूप में उपयोग करने के लिए प्रतापपुर पिछड़ गया। और यह हर प्रतापपुर वासी का जिम्मेदारी है कि प्रतापपुर, और मांग भी करना चाहिए, सबको इस सहयोग करना चाहिए कि प्रतापपुर जिला बने। बिल्कुल, प्रतापपुर और वाड्रफनगर को मिला करके जिला बने, तभी प्रतापपुर का विकास संभव है। सर, रह गया बात कहाँ तक पहुंचा है। हम लोगों ने ज्ञापन के तौर पे जितने संगठन थे, जितने सामाजिक संगठन हैं, उनसे ग्राम पंचायत स्तर से ग्राम सभा करके एकत्रीकरण करके और मुख्यमंत्री तक पहुंचा चुके हैं अपनी बात को। मुख्यमंत्री जी जब सिलोटा में आए थे, हम लोगों ने खुद ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को, तो मुख्यमंत्री जी आश्वासन भी दिया कि ठीक है, देखते हैं इसके लिए आगे। इतना बात हुआ है उनसे। अच्छा सर, क्या है ना, जनता में एक आवाज़ उठ रही थी, और आवाज़ ये उठी कि लाल संतोष सिंह अगर चाहे होते, या उनसे कुछ भी कम, ये जिला बनाओ वगैरह जो भी है, लाल संतोष सिंह ने जब राम सेवक पैकरा गृह मंत्री थे तो उन्होंने इतना प्रयास ही नहीं किया कि ये जिला बन जाए। नहीं तो उनके लिए ये जिला बनाओ, क्योंकि जिस छवि के आप नेता हैं और जितने बुलंदी के साथ आप काम करते हैं, जो जनता का विश्वास जीतने का आप काम किया है, उस पर आप खड़े नहीं उतर। फिर आप 2012 का आंदोलन देख लीजिए, जब सूरजपुर जिला बना जी, और इधर बलरामपुर जिला बना, मैं ही एक ऐसा मंडल अध्यक्ष था जो अपना पद अपना छोड़ के, मेरे साथ प्रतापपुर के भाजपा के कई नेता
छोड़ करके और हम लोगों ने आंदोलन किया था कि ऐसा पद नहीं चाहिए, और जो घोषणा किए थे कि हम जिला बनाएंगे, उनके नेता तो बोलने में भी पूरे 5 साल डरे कि हम बोल सके कि जिला बनाओ। आप घोषणा किए हो कि जिला बनना चाहिए और जिला बनाओ, ये कहने के लिए भी मेरे को याद है कि प्रतापपुर में जब अभी सीएम भूपेश बघेल जी आए थे तो जो कह के घूमे थे प्रेम साय जी, बात आई थी जिला बनाओ की, बिल्कुल पब्लिक वहां मांग की थी मुख्यमंत्री जी से, तो पूछे मुख्यमंत्री जी क्यों प्रेम बोले थे क्या चुनाव में, तो प्रेम साय जी ने एकदम हाथ स्पष्ट बोल दिया कि मैं नहीं बोला हूं। जबकि बंसीपुर के उसमें टीएस सिंह और प्रेम साय जी ने कहा था कि हम अगर जीत के आते हैं तो जिला बनाएंगे। वाड्रफनगर के सभा में बोले थे, चंदोरा सभा में बोले थे, कई ऐसे जगह हैं जहां उन्होंने बोला था कि अगर हम जीत के आते हैं तो प्रतापपुर को जिला बनाएंगे। तो अच्छा ये सवाल आप उनसे ज्यादा पूछिए, हमसे ज्यादा उनसे पूछिए। उनसे भी पूछूंगा। हाँ। आपने अभी बताया कि आपने इस्तीफा भी लगाया। हाँ। चलिए, ये तो आपका संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। हाँ। लेकिन ऐसा क्या ना बता गया सर कि आपने माफी भी मांग करके गृह मंत्री से उस समय वापस भी आए? कोई माफी नहीं मांगे, कोई वो नहीं किए। चूंकि देखिए, इस्तीफा हम नाराजगी के तौर पे दिए थे कि भाई अगर हम नाराज होंगे, अगर कोई बच्चा नाराज होगा अपने माँ बाप से तो कहाँ जाएगा, तो हम परिवार के लोग हैं, हमने परिवार में इस्तीफा दिया, पार्टी को इस्तीफा दिया कि आपने हमारा जिला नहीं बनाया इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, है ना। और इस्तीफा दिए, जब वो समझाए कि ठीक है आने वाले भविष्य में आपको जिला बनाएंगे, वो करके देंगे, क्योंकि हम संगठन से जुड़े हुए हैं, परिवार के लोग हैं जी। तो जब अगर कोई गलती होती है या कोई बात होता है तो आपस में बैठ के निपटाते हैं ना, सब सुलझाते हैं। वही बात आया और हमारे बात पे विश्वास करके पार्टी ने 2013 में रामसेवक जी को जिताया भी, बिल्कुल, है ना। और एक ही पूरे 8 विधानसभा में एक ही वो था कि जीते। 2012 में बना था, 2012 में विरोध हुआ था, उसके बाद भी सभी कार्यकर्ताओं ने मिल करके लग करके और जिताए थे। ठीक है, 2018 में सरकार नहीं बनी, बात नहीं हुआ, लेकिन जो लोग बोले थे जिला, वो भी कोई पहल नहीं कर पाए। इसलिए जब अभी फिर हमारी सरकार आई है, हम लोग बार बार इस चीज को याद दिला रहे हैं कि आप लोगों ने बोला था जिला बनाओ और जिला हमको चाहिए। अच्छा सर, ये भी एक चीज़ देखने को मिल रहा है ना जनता को भी, और मैं भी प्रायः देखने को हर कार्यक्रमों में देख रहा हूँ, सरकारी कार्यक्रमों को छोड़ करके विधायक जी का कोई भी कार्यक्रम अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें आप मुझे बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। क्यों? देखिए, तो मेल मिलाप में इतना कमी कैसे आ रही है? ऐसा कोई कमी कोई वो नहीं है। रह गया बात कार्यक्रमों में, तो कहीं ना कहीं व्यस्तता रहती है, हम लोगों की भी प्रयास करते हैं शासकीय कार्यक्रम। लाल संतोष सिंह को सर जनता जो है ना इतना व्यस्त देखना नहीं चाहती, वो अपने लिए देखना चाहती है, लेकिन आप कार्यक्रमों में नहीं दिखते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि आखिर क्या बात है भाई, विधायक जी से नहीं बन पड़ रहा है कि क्या ऐसा आ रहा है कि वो कार्यक्रमों से दूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चूंकि विधायक जी का दौरा कार्यक्रम पर्सनल रहता है या उसके हिसाब से रहता है, तो विधायक जी अपने हिसाब से टाइम दिए रहती हैं, कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। तो नहीं, अभी विधायक जी के साथ दौरे में बैकोना और इधर कार्यक्रम थे तो गया था। मैं कई जगह जाते रहता हूँ, खेलकूद का समापन था, वो था तो गया था मैं बैकोना में, और कई जगह गया हूँ, और बाकी शासकीय कार्यक्रमों में उसमें जहाँ भी निमंत्रण आता है प्रयास करता हूँ कि रहूँ। अच्छा, प्रतापपुर जो है ना, प्रतापपुर 3 बड़े नेताओं के गुट में घिरा हुआ है अगर बात की जाए तो, और ये 3 बड़े नेताओं का अगर आप कहेंगे तो ऑन कैमरा मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे, आप उनमें से सबसे फिट किस में महसूस करते हैं अपने आप? मेरे हिसाब से कोई गुट नहीं है, कोई वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक है और सभी लोग मिलके साथ में चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया, पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, केडर बेस पार्टी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जैसा उसके दादा, फिर उसके बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता, ऐसा नहीं चलता है यहाँ। यहाँ जो काम करेगा वही आगे जाएगा। कोई गुटबाजी नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। अभी आज के डेट पे यहाँ पे डिसाइड ये नहीं है कि हमारा मंडल अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, कौन मंडल अध्यक्ष बनेगा कोई नहीं जानता, जिसको कार्यकर्ता बोलेंगे वो बनेगा। लेकिन कांग्रेस में पहले से तय है कि ये उसका बेटा है तो इसी को बना दो। आपके यहाँ मतलब वहाँ पे तय किया जाता है, बैठा कर कार्यकर्ता करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए, अभी निकाय चुनाव भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है, महीना भर के अंदर मैं समझता हूँ कि निकाय चुनाव समाप्त हो जाएंगे। इस स्थिति में आप नगर पंचायत के चुनाव में बहुत सक्रिय रहे हैं, आपको देखा गया है, आपके नेतृत्व में लड़ा भी गया है, आप उसमें काफ़ी सहयोग किए हैं। सर, इस बारी कुछ ऐसा स्थिति बनी हुई है कि टिकट की इतनी लंबी लिस्ट है कि उसमें छांट पाना मुश्किल है कि चुनाव कौन लड़ेगा। ऐसे स्थिति में
आप कैसे अपनी पार्टी के लिए जिता पाएंगे और कैसे संगठन को आप एकत्रित कर पाएंगे? जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी तो सर वहां तो एक दूसरे पर ही रोप लग रहे हैं ना। एक मिनट सुन तो लीजिए पूरी बात। मैं जब से जिम्मेदारी संभाला हूं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी प्रतापपुर नगर पंचायत में बहुत ही मजबूत है। अंबिका जायसवाल जी की श्रीमती जी नगर पंचायत अध्यक्ष थी। पिछले बार भी हम लोग पार्षद में 7 सीट जीत के आए थे। 2 सीट बहुत कम, एक 5 वोट से, एक 9 वोट से हारे थे। नहीं तो नगर पंचायत अध्यक्ष हमारा ही रहता। और मैं आपको आज भी दावे के साथ कह रहा हूं, प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी चुनाव, कमल फूल छाप लड़ेगा चुनाव, और कोई भी प्रत्याशी हो जो बेहतर होगा वो नगर पंचायत को देंगे और चुनाव जिता के लाएंगे। सर पिछली बार जब मैं चुनाव, आप जैसा भी जिक्र किए कि श्रीमती रुचि जायसवाल अध्यक्ष उस समय चुन करके आई, उससे पहले जब आप चुनाव प्रचार के दौरान ये बोलते हुए मेरे को नज़र आए थे कि भाई यहाँ की वार्ड वाइज जो समस्याएं हैं, पेटी रखवाएंगे, उसमें शिकायत पेटी रखवाएंगे, सारा वो शिकायत पेटी अभी तक नज़र नहीं आ रही है जनता को। निश्चित तौर पे वार्ड के पार्षदों को ये चीज निर्देशित था कि आप हफ्ते में 1 दिन वार्ड में बैठेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पार्षद सफल भी हुए, तब तो हम दोबारा फिर 7 सीट जीते, 2 सीट बहुत कम वोट से हारे। तो कहीं ना कहीं जनता तो हमारे विचार पे मुहर लगा रही है, हमारे कामों पे मुहर लगा रही है, तब तो हम जीत रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर कि अभी जैसे कि मैं बताया कि निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव में आप जनपद का सदस्य का चुनाव फिर लड़ेंगे कि आपका कहीं रुख और कहीं तो नहीं मुड़ रहा है? अब वो आरक्षण होने पर डिसाइड है। देखिए जी, जहां भी मौका मिलेगा, पार्टी अगर कहेगी कि चुनाव लड़िए तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे। आपके गृह ग्राम से कुछ ही दूरी पर माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना है, बहुत अच्छी जो है किसानों के लिए बहुत अच्छा योजना है शक्कर का। लेकिन सर मैं देखा हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो वहाँ पे एक संगठन तैयार किया गया, वहाँ पे अपना उन्होंने पदाधिकारी बैठाया, लेकिन आपका सरकार आते हुए भी ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? प्रायः पहले भी ऐसा ही होता था और आज भी वैसे ही होता है। देखिए, शक्कर कारखाना भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और किसानों का दिशा बदलने का काम बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो आर्थिक स्थिति आज इस क्षेत्र में दिख रहा है, धान के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉफिटेबल चीज है तो वो शुगर फैक्ट्री है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे इसके लिए मैं आपके माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह जी को, राम विचार जी उस समय के सहकारिता मंत्री थे उनको, और राम सेवक पैकरा जी विधायक थे, निश्चित तौर पे जो काम किए उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। आपके मंच के माध्यम से, आपके इसके माध्यम से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उसमें एक नियम रहता है कॉर्पोरेटिव में, 7 साल तक चुनाव नहीं होना था। अच्छा, चूंकि 7 साल पूरा होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया 2017 में चालू हुई थी, वोटर लिस्ट हो गए। अब चुनाव कैसे हुए, क्या हुए, उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं, चूंकि सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह ही थे, कैसे जीते, क्या बना, उस चीज पे नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन जिस दिन से बने उसको एक चारागाह बना लिए, लूट का अड्डा बना दिए, है ना जी। बीच बीच में हम लोग कई बार चक्का जाम किए हैं, चक्का जाम भी किए, मुद्दे को भी उठाए। एक बार आपके उपाध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले 2584 क्विंटल शक्कर चोरी हो गया। जब हम लोग बोले कि आप FIR करो और जांच कराओ तो पीछे भाग गए। वो इतना बड़ा 12 करोड़ 34 लाख रुपए का भ्रष्टाचार, वहां प्रमाणित भ्रष्टाचार मिला था चक्का जाम में। JR खुले मंच पे बोला और सरकार बदली और बदलने के बाद उस जांच पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई पे बोर्ड भंग हुआ, 56(3) की कार्रवाई हुई और उस पे वसूली की कार्रवाई, आने वाले दिन पे वसूली की कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। यानी बोर्ड भंग कर दिया गया, यानी वहां पर कोई भी मतलब बैठेगा नहीं, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष बन करके। देखिए, बोर्ड भंग करने के बाद OIC बैठाने का नियम रहता है। जी जी। और कोऑपरेटिव के कई बोर्ड भंग है, जो भी बोर्ड थे सब भंग थे। जैसे पैक्स सोसाइटियां भंग थी, शुगर फैक्ट्री भंग है, कोऑपरेटिव बैंक भंग है, जितने भी कोऑपरेटिव के सेक्टर थे सारे भंग थे, क्योंकि कांग्रेस कभी भी चुनाव ही नहीं कराई। कांग्रेस OIC बैठा के ही चला रही थी, क्योंकि कांग्रेस चुनाव से डरती थी। अच्छा सर, कि हम चुनाव हार जाएंगे। उस वक्त आप बहुत मेहनत कर रहे थे, जैसे जब उसका कांग्रेस जब चुनाव करा रही थी कारखाना में, हाँ। तो मैं एक मात्र आप ही वो व्यक्ति थे जिसको मैं वहां पर लगातार देखता था
कि आप वहाँ पर मेहनत करते थे, परंतु उस समय भी आपकी पार्टी के द्वारा कोई ऐसा सहयोग नहीं मिला, नहीं तो हो सकता था आप उस बार भी अपना झंडा गाड़ सकते थे। देखिए, निश्चित तौर पे पार्टी का सहयोग मिल रहा था, लेकिन अधिकारी कर्मचारी इतने दबाव में थे, इतने दबाव में थे कि गलत वोटर लिस्ट को तक नहीं माने, है ना जी। और उस चीज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि जो गलत वोटर लिस्ट आप बनाए हो, निष्पक्ष चुनाव कराओ ना। लेकिन सरकार के दबाव में इतने वो थे कि अधिकारी कर्मचारी ऑफ रिकॉर्ड हाथ जोड़ लेते थे कि सब गलत है, हम भी जान रहे हैं, लेकिन रहने दीजिए, होने दीजिए, चुनाव जैसा भी है। सर अच्छा, इस बार का निकाय चुनाव किस तर्ज पर होगा नगर पंचायत का? जैसे अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, मतलब अगर आपको जानकारी हो तो जनता। अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव होगा, पार्षद का अलग होगा। अच्छा, मतलब जैसे पहले होता हाँ, है। हाँ। तो अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भटगांव विधानसभा से 2 पंचवर्षीय आप उम्मीदवारी किए, और मैं कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए भी आप प्राय पाए गए हैं वहाँ पे, लेकिन सर आप पार्टी को मतलब आपको उपेक्षित कैसे कर रही है भाई? आपको क्यों नहीं आगे ला रही है? देखिए, उम्मीदवारी करना, क्योंकि सर देखिए, आप जनता जो बोलती है ना कि आप एक अच्छे लीडर हैं, तो अच्छे लीडर को आगे क्यों नहीं लाने देते? देखिए, उम्मीदवारी करना, टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है। पार्टी तय करती है कि कौन जीतने लायक कैंडिडेट है, कौन है। अनेक सर्वे होते हैं, अनेक वरिष्ठ लोगों के सलाह लिए जाते हैं, सबको फिर समीकरण में फिट किया जाता है, उसके बाद टिकट मिलता है। तो निश्चित तौर पे मेरे से बेहतर थे, उसका परिणाम भी दिखा कि 14 के 14 सीट सरगुजा में जीत के आए। हो सकता है पार्टी मेरे को दूसरे दायित्व में लगाना चाहती हो, इसलिए टिकट किसी और को मिला। अच्छा सर, कांग्रेस का एक आरोप है, सीधा सीधा मैं आपको मुद्दे पे आ रहा हूँ। कांग्रेस का एक आरोप है कि हमारे कार्यकाल में जो पैसे पास हुए थे काम के लिए, वो नगर पंचायत में जो कार्य, मतलब मैं सिर्फ नगर पंचायत की बात करता हूँ कि नगर पंचायत के कामों को लेकर के वहाँ पर रोक लगा दिया गया है वहाँ के नेताओं द्वारा। तो सर ये क्यों इतनी गंदी राजनीति क्यों की जा रही है भाई? क्योंकि जनता के हित का पैसा है, उसको लगाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसमें कितनी सत्यता है? पब्लिक के बीच में आरोप लगाना किसी के लिए बहुत आसान चीज है, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है ना, जैसे बोलते हैं कि मैं ये काम ले आया, मैं वो काम, अरे सरकार के यहाँ से काम लाए हो तो विकास दिखना तो चाहिए। प्रतापपुर में क्या विकास दिखा, आप ये बता दीजिए मेरे को। आप जो कोर्ट वाला रोड है, आप देख रहे हैं ना? देख रहा हूँ। ऑलरेडी उसमें पहले से सीसी रोड बना हुआ था, बना हुआ था। उसके ऊपर फिर से डामर कर दिए। ये कौन सा विकास है भाई? सीसी रोड कहीं एक उखड़ा नहीं था, एक नहीं उखड़ा था, बिल्कुल। फिर भी उसके ऊपर डामर कर दिए। ये तो पैसे का आप दुरुपयोग न किए, उस काम को आप कहीं और ले जाते। 13 नंबर वार्ड में रोड नहीं है, कॉलेज रोड एकदम कचड़ा हुआ है, उन सबको बनाते तो दिखता कि हाँ भाई किए, लेकिन भ्रष्टाचार पे चढ़ने के लिए वो कर दिए। दूसरा, नगर पंचायत क्षेत्र के काम, आपके शिवभजन मरावी जी जहां रहते हैं, इरिगेशन कॉलोनी के बीच में न कोई रोड है न कहीं कुछ है, उसको पास करा के आप रोड, सीसी रोड बना दिए। पंचायत को एजेंसी बना के, ठीक है शिवभजन जी कराए, लेकिन करा दिए। लाला ढूढ़ी में आप काम करा दिए, ग्राम पंचायत को एजेंसी बना के नगर पंचायत क्षेत्र में। तो ये केवल भ्रष्टाचार चढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। आप पक्की तालाब में फर्जी दुकान बना दिए, न कोई सैंक्शन है, न कोई कहीं से कुछ है, आप जबरदस्ती उसमें दुकान बना के इंक्रोचमेंट कर रहे हो। लेकिन सर उस दुकान में ये बताया गया, अध्यक्ष का जब हमने इंटरव्यू लिया था तो अध्यक्ष द्वारा कहा गया था कि वो तो सभी के सहयोग से, क्योंकि उसमें आपके भी तो पार्षद सम्मिलित थे, उनके ही सहयोग के माध्यम से तो उस दुकान का निर्माण कराया गया, तो तब तक तो वो वैध था। जैसे ये सत्ता में आए, अपना नाम कमाने के लिए उसको अवैध बना दिए। मैं आपको क्या बोला, आरोप लगाना, किसी को बोलना बहुत आसान है जी। कोई भी काम करने के लिए अगर आप सार्वजनिक काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पैसे का उपयोग कर रहे हैं, तो उसका एएस होना चाहिए, प्रशासकीय स्वीकृति होगा, उसका विधिवत बिलिंग होगा, मेजरमेंट होगा, तो आपको पेमेंट होगा। हम लोगों ने सूचना के अधिकार में लगाया, एक कोई स्वीकृति नहीं है, 1 रुपए कहीं से कोई भुगतान नहीं है, कहां से काम हुआ किसी को पता नहीं है, तो आप चंदा करके दुकान थोड़ी बनाओगे। बिल्कुल। अगर आप नगर पंचायत के लिए, फिर 2 उसमें यात्री प्रतीक्षालय बने हुए थे, उसको तोड़ के आप दुकान बना दिए, ये कौन सा लेकिन सर विकास है? एक नया यात्री प्रतीक्षालय वहां पे बन रहा था, अभी आपके समय की मैं बात बता रहा हूँ, उसको तोड़ दिया गया। वो अवैध कैसे हो गया? वो नगर माने यात्री प्रतीक्षालय को तोड़ दिए थे, कंचन सोनी जी उसको दुकान बना लिए थे,
तो उसको खुलवाया गया था यात्री प्रतीक्षालय के नाम पे। अब अभी इंक्रोचमेंट हटा रहे होंगे तो गिर गया होगा, हो सकता है वो मेरे जानकारी में नहीं है, मैं देखा नहीं उसको। वो गिर गया, उसको तो उसके साथ ही उसको ढा दिया गया। अच्छा, अब रोड की बात की है तो मैं एक इस रोड पर भी आ जाता हूँ। जैसे अभी आप बताए कि मुख्यमंत्री आने वाले थे, जैसा कि आए भी थे, आनंद फानन में कालिदास महाविद्यालय वाला जो रोड है, आप स्थिति देखे होंगे, उसका स्थिति बहुत दुर्गति हो गया है, पैदल चलना मुश्किल है कि हेलीकॉप्टर वहाँ पे उनके उतरेगी और मुख्यमंत्री वहाँ से बाई कार जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम स्थल पर उतरे, लेकिन सर आनंद फानन में, लेकिन उसको उस समय ऐसा क्यों किया गया और उसको बनवाने का क्या प्रक्रिया चल रही है सर? आप सवेरे जाके उस रोड का निरीक्षण कर लीजिएगा और मेरा आपसे निवेदन है कि इसके साथ ऐड करके दिखा दीजिएगा कि उस रोड का काम चालू है जी। और उस समय में मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, रास्ता खराब था, इसलिए तत्काल स्वीकृति दे करके उसका कराया गया और काम चालू है। अच्छा सर, ये एक खंडन और करिए, क्योंकि जनता के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है कि जो चंदोरा रोड है, कांग्रेस कहती है कि हमारे शासनकाल की है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बनवाएं। अरे किसने बनवाया है? देखिए, उसमें निरस्त हो गया था काम जब कांग्रेस सरकार थी, उसी समय में वो निरस्त हो गया था। विधायक जी जब बन के आई, प्रयास करके रिकॉर्ड समय में तत्काल ईएनसी को बुला के, ईएनसी दिल्ली में थे उस समय, मैं भी रायपुर में ही था, ईएनसी दिल्ली थे, उनको बुला करके तत्काल टेंडर करा करके काम को प्रारंभ कराई। और सर, कृषि महाविद्यालय के बारे में आपका क्या विचार है? कृषि महाविद्यालय प्रतापपुर में बनेगा, जगह देख रहे हैं, चूंकि जगह देख रहे हैं, कृषि महाविद्यालय प्रतापपुर का कॉलेज लग रहा है, चूंकि कॉलेज बनाना और वो इतना आसान नहीं है, उस पर बहुत सारा बजट लगेगा, वो होगा। अभी जगह देख रहे हैं हम लोग, कम से कम 100 एकड़ 150 एकड़ की जगह चाहिए, छोटे झाड़ जंगल मत हो, अनेक सारी बहुत सारा दिक्कत रहता है। परिस्थिति ये भी तो हो सकती है, मतलब वहाँ पे मतलब शुरुआती में इतने सारी बिल्डिंगें हैं प्रतापपुर में, जो कि उसमें संचालित क्लासों को किया जा सकता है, केवल ओरल रूप से किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल आप कराने के लिए कहीं ना कहीं तो लेके जाएंगे ना। अभी हाल ही में कृषि महाविद्यालय के लिए मतलब जो पढ़ाई के साथ जो ओरल होता है उसके साथ प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, तो प्रैक्टिकल के लिए हमको जगह चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, उसके साथ में प्रशासनिक भवन, कॉलेज बस तो नहीं है, उसके साथ प्रशासनिक भवन, फिर हॉस्टल, खेल कूद, बहुत सारे चीज चाहिए। अगर दूर दूर से बच्चे आएंगे तो रहेंगे कहाँ, तो वो सब चीज का व्यवस्था देख रहे हैं। बीच में हम लोगों ने प्रयास भी किया था कि 15 रूम जो हॉस्टल है, 250 सीटर हॉस्टल, 15 रूम कॉलेज के लिए आवंटित हो जाए। रोहित व्यास जी बोले भी थे कर देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों संचालित नहीं हो पाया। अब उसके लिए जमीन हम लोग तलाश रहे हैं, देखिए 3-4 जगह जमीन देखे हैं, और निश्चित तौर पे बहुत जल्द आने वाले समय पे कृषि महाविद्यालय प्रतापपुर क्षेत्र में ही बनेगा। मतलब जनता आश्वस्त रहे, क्योंकि सुनने में बीच में आया था कि वो कहीं और भी जाने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। कहीं नहीं जाएगा, प्रतापपुर के नाम पे कॉलेज संचालित है। आपको बता दूं, 1 साल का पढ़ाई भी हो गया है, दूसरे साल का संचालित हो रहा है कॉलेज जी। अच्छा, ऐसा ये बताइए, अभी मैं आखिरी प्रश्न की ओर चलता हूँ। आपने विधानसभा चुनाव में मैं देखा कि प्राय बहुत मेहनत किया है, और मेहनत के साथ साथ आपने जीत भी दिलवाई है। जीत दिलवाने के बाद कुछ दिन बाद आपके फेसबुक पेज पर एक पोस्ट आता है कि झंडा उसी का उठाओ जो आपका फोन उठाए। सर, ये तर्क समझ में नहीं आया थोड़ा। वो सबके लिए एक मैसेज था, कार्यकर्ताओं के लिए भी था। झंडा उसी का उठाओ जो आपका फोन उठा, सबके लिए था। देखिए, हम पद में आने के बाद भूल जाते हैं कि कार्यकर्ता रात दिन आपके लिए मेहनत किया है ना, और 24 घंटे आपके पहरेदारी किया है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, काम किया है। और अगर मेरे पास फोन आए, मैं ना उठाऊं, तो उनको तकलीफ तो होता है कि ये किसी पर्सनल नहीं, किसी पर्सनल के लिए नहीं था, ये सभी के लिए था, सभी नेताओं के लिए था। मैं अपने लिए भी किया था कि अगर मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूं तो मेरे लिए भी वही चीज लागू होगा कि झंडा मेरा उठाओ जब मैं फोन उठाऊं आपका। क्योंकि समस्याएं अनेक रहती है, गांव के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की समस्या जो वहां तक पहुंच नहीं पाते, अधिकारियों के पास बोल नहीं पाते, तो वो एक हम लोगों तक पहुंचते हैं, हम लोगों तक अपनी बात रखते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर फोन नहीं उठाएंगे तो तकलीफ में रहते हैं वो। बिल्कुल। कई लोगों का शिकायत आ रहा था कि भाई फोन नहीं उठता है, नेताओं का वो नहीं होता, उसी पे मैं डाला था, उसमें कोई वो नहीं है। जनता के जो कुछ सवाल थे सर, आपने बेबाकी से उसका जवाब दिया है जनता को। निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी और मेरी टीम की ओर से। तो जैसा कि हमारे लाल संतोष सिंह जी, जिनसे आज खास बातचीत हुई और इनसे आम जनता के हित के बारे में इनके द्वारा कोई सारी बातों को बताया गया, और
आमतौर पर ये भी बताया गया कि किन किन समस्याओं से आपको किस प्रकार से लड़ाई लड़ना है और कई सारे जंगली क्षेत्रों के बारे में हर क्षेत्र में इन्होंने अपना सुझाव दिया है। तो मैं चाहूँगा जनता से कि इनके हर बातों को अपने जीवन पर उसको फॉलो करें। और मैं आप सभी जनता जनार्दन से अपील करना चाहूँगा कि यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आए दिन इसी प्रकार से बड़े राजनेताओं के साथ हमारा जब आमना सामना हो तो आपका प्रश्न बेबाकी से इनके साथ किया जाए ताकि उत्तर लेकर के आप तक वो मिल सके। तो सर, आपका अपने बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित तौर पे इस समापन के अवसर पे बोलूँगा कि आप लोगों का प्रयास जी और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं बहुत अच्छा है जी। और मैं चाहता हूँ कि युवा वर्ग आगे आए, नेता राजनीति में भी आए, पढ़े लिखे लोग आए, अच्छे लोग आए, ताकि ये राजनीति का सुधार हो। और आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि अच्छे युवाओं का इंटरव्यू लीजिए, उनका क्या विचार है, क्षेत्र के लोगों का क्या है। आप बाजार घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, उन लोगों से भी विचार लीजिए कि क्या बेहतर हो सकता है और क्या बेहतर कर सकते हैं। और आप लोगों के इस प्रयास के लिए मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपके दर्शकों को भी हृदय से धन्यवाद और आभार। जय माता दी।